हेडिंग डालो तुम, रासायनिक अभिक्रिया का संगठ सिद्धांत। हेडिंग है भैया रासायनिक संगठन नहीं संगठ अभिक्रिया का संगठ संगठ सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया का संगठ सिद्धांत भैया इसमें लिखेंगे पहले जो जिन्होंने इसे दिया था इसे टाउस व लुईस ने दिया था। अब पहले एक करके पॉइंट लिख लेना, फिर मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले मेरे साथ लिखते रहो क्या। हाँ, इसे टाउटस और वह लुईस ने दिया था। पहले एक पॉइंट लिखो फिर समझाऊंगा मैं तुम्हें। नंबर 1 दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब वे अणु आपस में टक्करे मारे ऐसे लिखो, जब वे आपस में टकराते हैं। जब आपस में दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब वे आपस में टकराते हैं। नंबर 2 सभी टक्करों में बहुत कम टक्करे प्रभावी टक्करें होती हैं जिनसे उत्पाद बनते हैं। सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्कर होती है जिनसे उत्पाद बनते हैं। नंबर 2 तक लिख लिया भैया। नंबर 3 प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु पर एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। प्रत्येक अणु पर एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसे दहली ऊर्जा ET कहते हैं। नंबर 4 अभिकारक अणुओं की
सामान्य ऊर्जा को, अभी कारखाना हो कि सामान्य ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए, दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे संकीर्ण ऊर्जा EA कहते हैं। पहले 4 पॉइंट लिख लो, फिर समझाऊंगा इन्हें। चलो लिख लो, यानी 6 के 6। अणुओं ऊर्जा आपस में टकराने से मिलती है। नंबर 6, अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड। अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट आवर्ती जेड कहते हैं। संगत आवर्ती जेड कहते हैं। कहाँ है? हम पढ़े रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत। देखो संघट सिद्धांत का मतलब कुछ नहीं, अगर जब अभिक्रिया हुआ है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा कि अभिक्रिया हुआ है तो उसके दो अणु आपस में टकराव है तो यानी एक अभिक्रिया हो जाए, दो अणु मिलेंगे तो या टक्कर मारेंगे तो अभिक्रिया हो जाती है। बस ये थोड़ा सा डीपली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा कि अभिक्रिया कैसे हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसने दिया था ये टाउ, क्या है ये टाउट्स वह किसने दिया था? लुईस ने दिया था। टाउट्स वह लुईस ने दिया था, पहले तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दे रखा कि दो अणु के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब वे अणु आपस में क्या मारते हैं? टक्कर मारते हैं। देखो हमारी एक बाबू जैसे एक बीकर है ये, ठीक है। बीकर में हमने कुछ भी यानी इसमें दो अलग अलग प्रकार के अणु डाल रखे हैं, तो इनके बीच में अभिक्रिया जब भी होगी जब ये क्या मारेंगे? टक्कर मारेंगे। यानी इस तरह समझो जैसे मैंने एक तो ए यानी A प्लस बी डालेंगे, जब हमें से क्या मिलेगा? इससे C प्लस डी तो तुम समझो क्या हुआ है? C प्लस डी क्या होगा? हमारे उत्पाद है, यानी A प्लस बी जब आपस में टक्कर मारेंगे जब हमें क्या मिलेगा? C प्लस डी मिलेगा। ये तो हमारी किताब की भाषा थी, लेकिन अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में समझे अब नु बताओ, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं एक दूसरे के बिना, और ये एक दूसरे के आमने सामने से जा रहे हैं, सपोज करो आमने सामने से जा रहे हैं, इधर से तो जुनैद जा रहा है, इधर से यू जा रहा समीर, फरहान है, क्या नाम है इसका? फरहान ही मान लो, जा रहा है। तो ये
सीधे निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे क्या करेंगे एक दूसरे के बीच में, क्या अगर एक दूसरे को टक्कर मार देंगे सामने से आकर, तो अभिक्रिया होगी नहीं होगी? कैसे अभिक्रिया होगी? एक दूसरे की लड़ाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो सीधा सा कि दो अणु के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब वे अणु आपस में क्या मारते हैं? टक्कर। अगर ये एक दूसरे का आकर टक्कर मार दें तो कहेगा ज़्यादा बोल रहा तू, तो क्या करेगा? तो अभिक्रिया हो जाएगी नहीं हो जाएगी? दूसरा वाला समझो, सुन जाओ बाबू। सभी टक्करें बहुत ही यानी सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्करें होती हैं। इसमें लिखा कि सभी टक्करों में बहुत ही कम टक्करें कैसी होती हैं? प्रभावी टक्करें होती हैं। प्रभावी टक्कर का मतलब है कि देखो गए एक दूसरे के सामने गुजारे, बहुत सी बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा कंधा सा लग जाए, हल्का सा, है नहीं? थोड़ा सा कंधा लग गया तो चल छोड़, कोई ना, लग गया वो गलती से, तो क्या करा, यानी सपोज करो कि एक आदमी अपने घर से निकल रहा है तो मिनिमम ऐसे चांस है कि कभी कभार उसकी लड़ाई हो, ऐसी तो वह नहीं होता। तो भैया क्या करा, दो सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें कैसी होती है? प्रभावी टक्कर होते हैं। प्रभावी टक्कर का मतलब है जब दोनों एक दूसरे का जानबूझ कर टक्कर मार देंगे, तगड़ी करके एक दूसरे के आमने सामने से टकरा जाएंगे, तो उस टक्कर को क्या बोल लेंगे हम? प्रभावी टक्करें कहते हैं। और जिनसे उनसे ही क्या बनता है? उत्पाद बनता है। उत्पाद के रूप में जैसे इन दोनों की लड़ाई तो उत्पाद क्या मिलेगा? एक गुस्से कैसे देगा, एक गुस्से कैसे देगा, तो क्या उत्पाद के रूप में खून मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? या तो खून मिल निकलेगा कोई से, क्या होगा, दांत वाँत टूटेंगे ना टूटेंगे कोई से के, तो ये अगर ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होगी तो हाथ पैर भी टूट सके हैं, तो उत्पाद में मिलेगा ना मिलेगा? देखो तो किताबी, ये तो वैसे ही समझाने वाली भाषा। देखो क्योंकि मैंने बताया कि दो अणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब वे अणु आपस में टकराते हैं। अगर मैंने A+B को इस डिब्बे में यानी मैंने दोनों को डाला, तो भैया A+B जब एक दूसरे का टक्कर मारेंगे मैं क्या मिलेगा? उत्पाद यानी C+D मिल जाएगा। लेकिन अगला पॉइंट यही कह रहा है कि सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्करें होती हैं। अगर इन्होंने एक दूसरे का टक्कर मार रहे हैं तो इन्हें टक्कर मारने के लिए दोनों को, अभी निचले पॉइंट में लिखा हो समझाऊंगा कि इन दोनों को है नहीं बिल्कुल यानी एक जैसी ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। एक जैसी एनर्जी का मतलब है कि इसमें भी इतना ही गुस्सा होना चाहिए और इसमें भी इतना ही गुस्सा होना चाहिए, जब भी हमें क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। तीसरा है कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिस ऊर्जा को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। अब न्यूनतम ऊर्जा का मतलब है कि इससे मान लो तुम जैसा गुस्सा, इसे हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे क्या? गुस्सा। अब ये जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के सामने से ही जा रहे हैं, एक दूसरे के टक्कर मारी, लेकिन अगर एक को गुस्सा आ गया एक को गुस्सा ना आया तो कोई अभिक्रिया हो जाएगी? नहीं हो सकती। कि भैया तो कह देगा चल भैया मेरी गलती है छोड़ दे। लेकिन क्या आ गई इसने तीसरे पॉइंट में कि ये कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास क्या होनी चाहिए? एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। जितनी ऊर्जा एक के पास है इतनी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? दूसरे के पास भी होनी चाहिए। मैंने तुम्हें अब से पहले बताया था कि दो अणु आपस में जब भी अभिक्रिया करते हैं जब दोनों के पास में एक जैसी समान ऊर्जा होनी चाहिए। तो अगर जुनैद और फरहान जा रहे हैं तो तुम बताओ, जब यानी प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु पर एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। अगर जुनैद और फरहान जा रहे हैं और भैया जुनैद ने फरहान का टक्कर मार दी और फरहान का मूड लड़ने का नहीं है, तो क्या अभिक्रिया हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी? कोई नहीं होनी, क्योंकि इसके पास तो न्यूनतम ऊर्जा है लेकिन उसके पास क्या है? न्यूनतम ऊर्जा नहीं है। तो 3 पॉइंट समझे हमने। दो अणुओं के, अरे फरहान चुप हो जा, दो अणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अणु एक दूसरे क्या मारेंगे बाबू? टक्कर मारेंगे। और टक्कर मार रहे हैं लेकिन सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें क्या होंगी? प्रभावी टक्करें। बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्कर होती है जिनसे क्या बनता है? उत्पाद बनता है। भाई 1%, 2%, 10% चांस है कि इनकी लड़ाई हो जाएगी या ना होगी। तो क्या लिखा दूसरे पॉइंट में? सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी टक्करें होती हैं। अगला दे रखा है कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास क्या होनी चाहिए? एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। जितना गुस्सा इसमें इतना ही गुस्सा इसमें होना चाहिए। अगर एक ना थोड़ा बहुत गुस्सा हम छोड़ दूँ काय को मैं लड़ूँ तो क्या अभिक्रिया हो जाएगी? नहीं होने की। तो तीसरा पॉइंट है कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास क्या होनी चाहिए? एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। नंबर 4, अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अब एक तरफ से फरहान जा रहा था, एक तरफ से जुनैद जा रहा था, और उधर से नहीं ऐसा हुआ कि फरहान का दोस्त भी आ गया समीर, यानी जुनैद का दोस्त आ गया समीर। अब भैया क्योंकि जुनैद के पास तो देखो एक ये दोनों हैं, ये जा रहे थे इधर से। अब इनके पास दोनों के पास कम ऊर्जा, यानी ये सपोज करो इसके पास जुनैद के पास कम ऊर्जा है। क्या है? कम ऊर्जा। ये क्या हमारा? ये जुनैद है, ये समीर है, ये क्या है? नहीं यू। ये कितने बन गए? अच्छा ये तो जुनैद है, ये कौन है? समीर है, ये क्या हमारा? फरहान है। अब ये दोनों जा रहे थे, जाने के बाद में भैया क्या हुआ? ये इसकी तरफ को जा रहे थे। तो यहाँ देखो चौथा पॉइंट लिखा कि अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को, अब जुनैद की ऊर्जा तो सामान्य ऊर्जा थी, उसे देहली ऊर्जा तक ले जाने के। देहली ऊर्जा देखो बिल्कुल एक अपने दिमाग में रखो कि देहली ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा का क्या नाम लिख रहे हैं दोनों में अभिक्रिया होगी। अगर दोनों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर नहीं है तो क्या होगी? अभिक्रिया नहीं होगी। देखो अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम? संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे।
अब भैया जुनैद की ऊर्जा, फरहान की तो दहली ऊर्जा है नहीं, फरहान तो क्या नाम लगा लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन जुनैद क्या है, जुनैद की जो है नहीं दहली ऊर्जा क्या है हमारी, कम है। तो अब समीर क्या करेगा, इसकी दहली ऊर्जा बढ़ाएगा। अनु मैं तुझे देख लो तू मारिस है, मैं तुझे देख लो तू मारिस है, तो ये क्या करेगा, इसकी क्या बढ़ा देगा, दहली ऊर्जा को बढ़ा देगा। क्या कहा इसने, देखो अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को, यानी अभिकारक अणुओं की जो सामान्य ऊर्जा ना, उसे दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहेंगे, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। यानी समीर संकीर्ण ऊर्जा का काम करेगा, जुनैद की क्या कहेगा, तू मार मैं देख लूंगा, तू मार मैं देख लूंगा, तू मार मैं देख लूंगा, और फिर इसे पिटता हुआ देख के भाग जाएगा। तो क्या करेगा यू, तू मार मैं देख लूंगा। तो ये संकीर्ण ऊर्जा है, ये क्या हमारी दहली ऊर्जा। तो ये संकीर्ण ऊर्जा इसकी दहली ऊर्जा यानी दहली ऊर्जा तक इसे ले जाएगा। और फिर जब दोनों की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, एक दूसरे से लड़ाई कर बैठेंगे ना, कर बैठेंगे। अगला कि अणुओं को यह ऊर्जा आपस में टकराने से मिलती है। जब जैसी दहली ऊर्जा जो हमें वो मिला है ना, संकीर्ण ऊर्जा मिल जाएगी बाबू, वो अणु जब आपस में दोनों टकराएंगे ना, मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगी। और अभिक्रिया बस हद तक ही है, अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवर्ती जेड कहते हैं। ये तो हमारी यहाँ तक की बात थी, उसकी यहाँ तक की बात है लड़ाई की। एक बार वो चारों पॉइंट समझ लो। सबसे पहले पढ़ा कि दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अणु आपस में क्या मारे, टक्कर मारे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सभी टक्करों में बहुत ही कम टक्करें कैसी होंगी हमारी, प्रभावी टक्करें होती है जिनसे उत्पाद बनते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं हम, दहली ऊर्जा कहते हैं। अगर जैसे इसकी दहली ऊर्जा अगर 4 है तो जुनैद की भी दहली ऊर्जा हो कितनी होनी चाहिए, 4 दोनों। यानी मान लो बस, जैसा अगर इसकी दहली ऊर्जा 4 है तो इसकी भी दहली ऊर्जा क्या होनी, कितनी होनी चाहिए, 4। देखो क्या कही, प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं हम, दहली ऊर्जा कहते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा, चौथा पॉइंट, प्रभावी अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को, यानी अगर अभिकारक अणु है उसकी सामान्य ऊर्जा है तो उसे दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं भैया, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। अगर सपोज करो जुनैद की अगर हम बात करें दहली ऊर्जा कितनी है 3, फरहान की दहली ऊर्जा कितनी है 4, तो ये समीर काय का काम करेगा या संकीर्ण ऊर्जा का काम करेगा ना करेगा ना, बताओ ये क्या लिखा गया तो बताओ। ये जो यहाँ है फरहान सॉरी समीर, ये संकीर्ण ऊर्जा का काम करेगा नहीं करेगा, क्या इसमें क्या लिखा 5 चौथे पॉइंट में, अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को, जो अभिकारक अणु है उनकी सामान्य ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही क्या कहेंगे भैया हम, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। कि समीर क्या करेगा, जुनैद के क्या करेगा, दहली ऊर्जा को बढ़ा देगा और फिर दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी। हाँ, तो अभिकारक अणु की सामान्य ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को क्या कहेंगे भैया हम, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। देखो संकीर्ण ऊर्जा का काम क्या रहा है, संकीर्ण ऊर्जा ऐसी रहा है, कोई अणु है, अब भैया दोनों आपस में अभिक्रिया जब ही करेंगे जब दोनों की क्या नाम लेगा, दहली ऊर्जा क्या हो भैया हमारी बराबर हो। देखो क्या कह रहे कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास क्या होनी चाहिए, एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिस ऊर्जा को क्या कहते हैं भैया हम, दहली ऊर्जा कहते हैं। ऐसा समझो जैसे तुम्हें पास होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है, एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब तुम्हें 23 नंबर लाने हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा क्या काम करूँगा, मैं तुम्हारा संकीर्ण ऊर्जा का काम करूँगा। संकीर्ण ऊर्जा क्या काम कर रहा है, संकीर्ण ऊर्जा क्या करती है कि जो दहली ऊर्जा को क्या कर देती है, वो बढ़ा देती है। देखो क्या लिख रहा, अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए, नहीं तुम्हारी सामान्य ऊर्जा तुम क्या 23 पे अटके पड़े, उस पर सपोज करो तुम 16 पे अटके पड़े हो, है नहीं, तो क्या कही, अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को, यानी जो तुम्हारी नॉर्मल एनर्जी है उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा, यानी जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को क्या कहेंगे भैया हम, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। यानी सपोज करो तुम्हारे 15 नंबर आ रही है केमिस्ट्री में, तुम कई साल से पास में हो रहे केमिस्ट्री में, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारी सामान्य ऊर्जा है और तुम्हें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 23, यानी तुम्हारी दहली ऊर्जा कम है अभी, तो मैं संकीर्ण ऊर्जा का काम करूँ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, पढ़ा के तुम्हारी टेस्ट लेके तुम्हें क्या कर दूँगा मैं, तुम्हारी यानी मैं संकीर्ण ऊर्जा हूँ तो तुम्हारी दहली ऊर्जा तक, तुम्हारी सामान्य ऊर्जा कहाँ तक ले जाऊँगा मैं, दहली ऊर्जा तक ले जाऊँगा। समझाने के कितने सारे तरीके हैं। तो 4 पॉइंट क्लियर है भैया कि दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब वे क्या करते हैं, एक दूसरे को टक्करें मारते हैं, लेकिन अगर टक्कर मार रहे हैं तो उसमें से बहुत ही कम टक्करें कैसी होंगी, प्रभावी टक्करें होंगी। बिल्कुल आंख बंद करके जब भी ये संघट्ट सिद्धांत ना समझ अपने लड़ाई का, यानी लड़ाई का याद रख लियो कि दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब ये टक्कर मारते हैं, दोनों आपस में जब भी लड़ेंगे, यानी दो आदमी आपस में जब भी लड़ेंगे जब एक दूसरे को क्या मारेंगे, एक दूसरे को सामने से टक्कर मारेंगे। अगला है कि सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें कैसी होंगी, प्रभावी टक्करों का मतलब है कि अगर एक दूसरे से निकल के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे का टच हो गया तो क्या होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या करें, बहुत कम टक्करें कैसी टक्कर होती है भैया, प्रभावी टक्करें होती है। तीसरा पॉइंट है कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास क्या होनी चाहिए, प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिस ऊर्जा को क्या कहेंगे हम, दहली ऊर्जा कहते हैं।
अगला कह रहा है कि अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहेंगे भाई हम? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। आगे समझ में कि अगर इनकी लड़ाई हो रही है, एक के पास ज़्यादा ऊर्जा, एक के पास कम ऊर्जा, तो हम दूसरे की ऊर्जा बढ़ा देंगे। किसके जरिए बढ़ाएंगे? संकीर्ण ऊर्जा के जरिए बढ़ा देंगे। यहाँ तक ये लड़ाई का संबंध हो गया खत्म। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। 5 पे अणुओं को यह ऊर्जा आपस में टकराने से मिलती है। अब जब अणु आपस में टकराएंगे, अब भैया हम किसी को देहली यानी किसी की देहली ऊर्जा कम है उसे संकीर्ण ऊर्जा देंगे, तो क्या करेंगे? देखो जैसे मैंने इसमें बहुत सारे उत्पाद डाल दिए, जैसे मैंने एक इसे मान लिया A, तो भैया अगर इसकी देहली ऊर्जा कम है तो पता है ये ऊर्जा कहाँ से लेगा? इधर से लेगा, 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 3-4 जनों से क्या कर लेगा? ये ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा लेगा और इसकी ऊर्जा फिर किसके बराबर हो जाएगी? देहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। क्या कह रहा? अणुओं को यह ऊर्जा आपस में कहाँ से मिलती है? टकराने से मिलती है। अगर इसी उदाहरण से समझे, अगर जुनेद को गुस्सा ना आ रहा है तो समीर क्या करेगा? 3-4 चांटे लगाएगा, फिर इसका क्या कर देगा? थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर इसका गुस्सा कहाँ उतारेगा? फरहान पे इसका गुस्सा उतार देगा। तो भैया अणुओं को यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपस में टकराने से मिलती है। पहले जिसकी ऊर्जा कम है उस पर अणु टकराएंगे और फिर क्या हो जाएगी? इसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। देखो अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं भैया? संगत आवर्ती कहते हैं। देखो इसे ऐसे समझेंगे, जैसे हमने वो करा, क्या करा हमने? देखो बाबू, जैसे हमने एक ये लिया, अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं हम? संगत सिद्धांत कहते हैं। अगर हमने एक अभिक्रिया हो रही है और इसके एकांक आयतन का मतलब है इसमें से मैंने कुछ, समीर फरहान बाबू चुप हो गए, ऐसे समझ लो यार। अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में, जैसे एक अभिक्रिया मिश्रण है, इसमें ना इसमें अभिक्रिया मिश्रण होगा नहीं, A+B गिरा हुआ होगा बाबू, ना होगा? ठीक है। अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में, हमारा अभिक्रिया मिश्रण है, इसके एकांक आयतन में प्रति सेकंड, इसमें 1 सेकंड में जितनी टक्करों की संख्या होगी क्या होगा? मैंने इसमें से पूरा अभिक्रिया मिश्रण था, मैंने इसमें से 1 घन सेंटीमीटर निकाल लिया। 1 घन सेंटीमीटर में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यानी 1 घन सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 क्यूब मैंने क्या निकाल लिया? इसमें से निकाल लिया। और उसमें जितनी प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में जितनी टक्करें होंगी उसे क्या कहेंगे? होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं हम? संगत आवर्ती कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे भैया हम? Z से प्रदर्शित करेंगे। एक बार समझ लो, अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण है ये एक, इसमें से मैंने एकांक आयतन का मतलब है कि यू एक घन का रह क्या रह आयतन, मैंने इसमें से एक घन क्यूब निकाला मैंने इसमें से, और उसमें 1 सेकंड में जितनी भी टक्कर हो रही होगी उस टक्कर को क्या कहेंगे भैया हम? संगत आवर्ती कहते हैं, संगत आवर्ती Z कहते हैं। बताओ भैया अभिक्रिया का यानी रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत समझ में आ गया? कोई सा पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो? उपयुक्त अभिविन्यास। देखो लिख लिया सबने? देखो उपयुक्त अभिविन्यास का मतलब बस ये समझने की चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने विखने की चीज़ ना है। देखो क्या है, समझा रहा हूँ बाबू। एक अणु A है, एक इधर से एक अणु B आ रहा। अब दोनों आपस में एक टक्कर मारे तो इनसे एक उत्पाद बनेगा। अब भैया एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे में टक्कर मार रहे हैं, दोनों की देहली ऊर्जा, इसकी भी देहली ऊर्जा समान है, इसकी भी समान है। देहली ऊर्जा का मतलब है कि इसकी भी ET क्या है? बराबर है, और ET भी बराबर है। हमने एक चीज़ पढ़ रखी कि 2 अणु आपस में जब टक्कर मारते हैं, अगर उनकी देहली ऊर्जा समान हो तो हमें क्या मिल जाएगा? उत्पाद मिल जाएगा। और अगर उनकी देहली ऊर्जा कम है तो उनकी देहली ऊर्जा बढ़ा के फिर भी क्या हो जाएगा? यानी संकीर्ण ऊर्जा उनकी देहली ऊर्जा बढ़ा देगी, फिर भी हमें क्या मिल जाएगा? एक उत्पाद मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ उपयुक्त अभिविन्यास का मतलब है कि 2 अणु है, एक इधर से टक्कर मारा, एक इधर से टक्कर मारा, और फिर दोनों की देहली ऊर्जा भी बराबर है, लेकिन जब भी क्या है? जब भी हमें क्या उत्पाद नहीं मिल रहा, क्योंकि भैया टक्कर मारने का एक इसमें कि जब हमें टक्कर भी क्या नाम लग रहा है? सही तरीके से सही अणुओं के बीच में मारनी पड़ेगी। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, जैसे हमारा यार ये मार करने लगा, लीला कलर का ले रहा है।
CH3Br और OH माइनस। देखो हमें अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें CH3OH मिल जाएगा प्लस Br माइनस, एक तरफ इसमें से निकल के भग जाएगा। CH3Br की अभिक्रिया OH के साथ करें तो CH3OH और हमें Br हमें मिलेगा। हमें ऐसे एक उत्पाद मिल रहा है, लेकिन ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसे क्या, इसे मिथाइल कहते हैं। देखो अगर ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसे अब देखो, इसे खोल के देखेंगे अभिक्रिया को। हमारे पास कार्बन है, कोई बताएगा मुझे कार्बन कितने लोगों से बंध बना सकता है? कार्बन 4 लोगों से बंध बना सकता है। देखो हमारे यहाँ भी देखो ना, अगर मैं इस वाली अभिक्रिया को खोल के देखूँ, तुम्हारी जैसे CH3 लिख रहा तो CH3 ऐसा लिख रहा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हो गए? 3। और एक क्या जोड़ा पदार्थ से बाबू हमारा? Br। इसकी अभिक्रिया में किससे करानी? OH माइनस से करानी है। तो देखो ये अभिक्रिया भैया 2 प्रकार से होगी, मैं दोनों प्रकार तुम्हारे लिख रहा हूँ कैसे होगी अभिक्रिया। देखो ये अगर बात करें हम पहले वाले इसकी, अगर मैं बात करूँ पहली वाली अभिक्रिया की, जो हमारी ये वाली अभिक्रिया है जो यहाँ होगी। देखो एक पहले समझो कि एक कार्बन 4 लोगों से बंध बना सकता है। देखो एक तो हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, 3 हो गए। एक Br के साथ यानी ब्रोमीन के साथ या ब्रोमाइड के साथ बना रखा। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन 4 लोगों से बंध क्यों बनाता है? क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता वो कितनी हो गए? 4। देखो हाइड्रोजन, ये सॉरी हाइड्रोजन का कार्बन कितने नंबर पे है भैया हमारा? 4 पे है। कार्बन 8 पे है या 6 पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरान, कार्बन कितने नंबर पे? 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो 2 और 4 के रूप में होगा नहीं होगा? तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया इसके? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कार्बन को किसी से भी बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसी भी अणु की कोई भी अणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसकी? 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अभी अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे भी नहीं सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता, ये क्या कर सकता है? खाली इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। जैसा हमारा ये है तो इसने भैया एक इसके साथ साझेदारी करी, एक इसके साथ साझेदारी करी, एक इसके साथ साझेदारी करी। मैं बताऊँ कैसे साझेदारी करी? अगर मैं इसकी संरचना देखूँ ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 रह गए। तो इससे साझेदारी करेगा, ये इससे साझेदारी करेगा, और ये किससे साझेदारी करेगा? ये इससे। और भैया एक इसने किससे करी? ब्रोमीन के साथ साझेदारी करी। अब इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन गिनो टोटल कितने भैया कहाँ जाना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसके पास हो जाएंगे। पर ये भैया 1 2 2 यानी 2 2 4 2 6 2 8, ये 10वीं में है पूरा का पूरा। मैंने पिछले साल पढ़ाया होगा 10वीं में पढ़ा होगा उन्होंने। क्या करा? हाँ तो ये तो पढ़ाया ही ना होगा भैया। देखो भैया इधर आ जाओ, हमारी इसके साथ अभिक्रिया हो रही है। देखो हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन है यानी हाइड्रोजन है, इसके साथ में हमारा ब्रोमीन जुड़ा। ब्रोमीन पे भैया हमारा माइनस चार्ज है, प्लस OH पे भी हमारा कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, और हमारा इस पर प्लस चार्ज है। बस इस पर ऐसे बना लो प्लस। देखो अगर ये वाली अभिक्रिया हम कराएंगे भाई, CH3Br बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी अभिक्रिया लिख रखी नहीं लिख रखी, लेकिन देखो जब ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा, ये दोनों क्या है? इस पर भी कैसा चार्ज है? माइनस, और इस पर भी कैसा चार्ज है? माइनस। जब दोनों पे माइनस माइनस चार्ज होगा तो भैया ये क्या करेंगे? एक दूसरे के विपरीत भागेंगे। फिर ये एक दूसरे के साथ क्या जुड़ने के लिए? क्यों नहीं जुड़ने के? क्योंकि यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी क्या हमारा माइनस चार्ज है। लेकिन आ जाओ अगर इसका दूसरे अभिक्रिया का दूसरा तरीका देखें, हाइड्रोजन 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 Br माइनस, और भैया अब क्या Br से इनके साथ अटैक ना करके इधर की साइड से अटैक करा है इस पर OH माइनस। हाँ तो क्या होगा भैया? ये वाला इसके बीच में वाला बंद बनता चला जाएगा, और जो ये वाला Br वाला बॉन्ड है ना, ये क्या हो जाएगा? ये टूटता चला जाएगा। और फिर हमें कैसी अभिक्रिया मिलेगी? यहाँ तो अभिक्रिया होने की ना है, अभिक्रिया नहीं होगी। हाँ और भैया यहाँ अभिक्रिया हो जाएगी, क्या होगा? इसमें भैया ये Br वाला बंद टूट जाएगा। तो कैसे मिलेगा हमें? एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक OH, और भैया क्या नाम लिख रहा है? प्लस Br माइनस निकल जाएगा। क्यों हुआ बाबू ऐसा? क्योंकि जो हमारा इस पे कैसा चार्ज है कार्बन पे? प्लस। अब भैया प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर को आकर्षित करते हैं।
प्लस और माइनस क्या करते हैं, अपनी अपनी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर को आकर्षित करते हैं। और भैया ये क्या है, यहाँ देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर दोनों तरफ माइनस चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया इस तरीके से ना होकर किस तरीके से होती है, इस तरीके हो सकती है। अब बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया ना अब तक का, उसे एक बार बिल्कुल दिमाग से बाहर निकालो और फिर दोबारा समझो। उपयुक्त अभिविन्यास क्या रहा है। उपयुक्त अभिविन्यास में कुछ नहीं समझाया गया। उपयुक्त अभिविन्यास में सिर्फ ये चीज़ बताई गई है कि दो अणु हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, दोनों की देहली ऊर्जा समान है। तुम अभी पढ़ गए कि प्रत्येक अणु को अभिक्रिया करने के लिए दोनों अणुओं की देहली ऊर्जा क्या होनी चाहिए बाबू, हमारी समान होनी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को टक्कर मारे, दोनों की देहली ऊर्जा समान है, फिर भी क्या हो रही है, अभिक्रिया नहीं हो रही, हमें उत्पाद फिर भी नहीं मिल रहा। जैसे एक उदाहरण में CH3Br और OH, तो CH3Br OH की हमने अभिक्रिया की थी, CH3OH और Br में ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इसकी डीपली जानकारी करूं, डीपली जानकारी का मतलब है हम इसे जाकर लैब में जाकर अच्छी तरीके से देखें कि इन्होंने किस तरह से इसके साथ अभिक्रिया करी। तो CH3Br को मैंने तोड़ तोड़ के लिख लिया, CH3Br और OH मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब भैया ये अभिक्रिया करने के दो तरीके, एक तरीका तो ऐसा है कि OH Br पे डायरेक्ट इधर से आकर टक्कर मारे, तो इधर से टक्कर मार के अभिक्रिया नहीं होनी, क्योंकि Br पे भी माइनस चार्ज होता है और OH पे भी कैसा चार्ज होता है, हमारा माइनस चार्ज होता है। अब भैया हम सब जाने हैं कि जो माइनस माइनस रह गए एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब है कि एक दूसरे को दूसरी तरफ को भगाते हैं। बेवकूफ, यानी अगर प्लस माइनस है जब एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, अगर ये दोनों माइनस माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर Br को यहाँ से OH निकाल लेगा तो क्या करेगा, इसे नहीं निकालने देने का। क्यों नहीं देने का, क्योंकि दोनों क्या है भैया, माइनस माइनस है। अब ये यही मैंने अगर ये अभिक्रिया दूसरी तरीके से कराई, अगर मैं इसमें अभिक्रिया आपके पिछली तरफ से, पिछली तरफ का मतलब है अगर ये अभिक्रिया हमारी कार्बन इधर की तरफ से करा है, OH हम इधर की तरफ से जोड़े इस पर ला गए, तो क्या होगा, इनके बीच में एक बंध बनता चला जाएगा और ये वाला बंध क्या होगा, टूट जाएगा। और जब ये वाला बंध टूटेगा तो हमें अभिक्रिया कैसी मिलेगी, C एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और क्या OH इस पर आगे क्या हो जाएगा बाबू, हमारा जुड़ जाएगा और Br क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे निकल जाएगा। अब क्या अभिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि एक तरफ हमारा माइनस चार्ज है, एक तरफ कैसा चार्ज है, हमारा प्लस चार्ज है। और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, आकर्षित करते हैं। तो C क्या करेगा, C यानी OH को क्या करेगा, अपने पास ला के जोड़ लेगा और भैया Br को फिर क्या कर देगा, अपने पास से निकाल देगा। अब तुम कहोगे भैया क्यों निकाल लेगा, इसलिए निकाल लेगा क्योंकि भैया जो हमारा कार्बन रहता है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन खाली 4 लोगों से बंध बना सकता है, एक बंध ये रहा, एक बंध ये रहा, एक बंध ये रहा, 3 बंध तो है बना लिया इसने। लेकिन भैया चौथा बंध इसका ये बन जाएगा। तो जब चौथा बंध ये बनेगा तो ये बंध क्या करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा। और ये बंध टूटेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और OH और प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, Br माइनस निकल जाएगा। तो क्या समझे, हम समझे कि भैया अभिक्रिया करने के लिए टक्कर को भी है नहीं, टक्करों को भी सही जगह से मारने की आवश्यकता होती है। कि हम भी ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी टक्कर मार देंगे। प्रभावी टक्करें वही उसमें लिखा था नहीं कि सभी टक्करें प्रभावी, यानी सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें कैसी होती है, प्रभावी टक्करें होती है। जो ये वाली टक्कर है प्रभावी टक्कर नहीं है, हमें इससे उत्पाद नहीं मिलने का। लेकिन ये कैसी टक्कर है भैया, हमारी प्रभावी टक्कर है, इनसे हमें क्या मिल जाएगा, उत्पाद मिल जाएगा, क्योंकि टक्कर भी सही जगह से मारने की आवश्यकता होती है। आगे समझ भैया, उपयुक्त अभिविन्यास, बस यही था तुम्हारा आज का टॉपिक। जो तुम्हारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 खत्म। अब कल से नंबर इसमें लिखो कुछ ना, बस इसे उपयुक्त अभिविन्यास में ये हेडिंग डाल लो, ये पहले ऐसे ये तारो, फिर ये तारो, फिर इसके बाद में ये अभिक्रिया 2 प्रकार से, एक हेरा और एक हेरा। हाँ, आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल से नया चैप्टर।